आज की जो क्लास है ये है एमपीपीएससी का सोशल वर्क का है। एमपीपीएससी यूनिट नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो समुदाय लिखा हुआ है और उसमें भी पूछा है कि ग्रामीण समुदाय के बारे में और नगरीय समुदाय के बारे में और जनजातीय समुदाय के बारे में, है ना। ये चीज़ें दी गई है। आप अगर देखेंगे एमपीपीएससी का सिलेबस तो उसमें मिल जाएगा यूनिट नंबर 3 में। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि समुदाय किसे कहते हैं, कोई भी बताना चाहेगा मुझे समुदाय के बारे में थोड़ा सा बताए ज़रा, समुदाय किसको कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं बताएं जरा, समुदाय किसे कहते हैं। क्या भौगोलिक में रहने वाले लोगों। अच्छा, आप लोगों के विचार तो आए भाई, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए आप सभी लोग और तीव्र गति से तेज तेज थोड़ा सा मतलब बोले। आप लोगों में से किसी ने बोला है कि जहाँ पे भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जिक्र कर रहे थे, ठीक बोल रहे थे आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको कीवर्ड्स बताता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप सबसे एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि समुदाय को लेकर, और समुदाय में बेसिकली इसके आवश्यक तत्वों को लेकर तो एक हम की भावना होती है, ठीक है, एक दायित्व की भावना होती है, ठीक है, एक निर्भरता की भावना होती है, ये आप सबको पता होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये इनके बारे में अगर कोई जिक्र करता है तो वो नाम आज वो एक्ट कराने वाले थे ना सर आप, किस चीज़ का, एक मिनट, लोगों से कि समुदाय में बेसिकली 3 आवश्यक तत्व होते हैं जिसमें हम की भावना पाई जाती है, जिसमें दायित्व की भावना पाई जाती है, निर्भरता की भावना पाई जाती है। ये 3 बातें आप ध्यान रखना, ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी और यूजीसी के लिए भी। अगर बात करता है कभी समुदाय के 2 और भी श्रेणियों के बारे में, तो जैसे बेसिकली हम देखते हैं, हम लोगों को पता भी होगा कि ग्रामीण समुदाय एक नगरीय समुदाय, 2 शैली के रूप में हम इसको जानते भी हैं। तो समुदाय होता क्या है, तो समुदाय एक ऐसा समूह है जहाँ किसी निश्चित एक भौगोलिक सीमाओं का लोग क्या करते हैं, उसमें निवास करते हैं, जिसके अंतर्गत सदस्य क्या होते हैं, एक सामुदायिक भावना पाई जाती है उन सदस्यों में क्या पाई जा रही है, सामुदायिक भावना पाई जा रही है ना। तो उसे हम लोग बोलते हैं समुदाय, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। तो आगे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए लिखा हुआ है कि व्यक्ति समुदाय में रहकर अपनी जो है अपना जीवन व्यतीत करता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं तो जिस गांव में रहते हैं वह समुदाय ही लोग, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम जिस गांव में रहते हैं वह एक समुदाय ही है अपने तरीके। जो लोग गांव में रहते होंगे उनकी बात मैं कर रहा हूँ, तो उनका वो समुदाय ही है। तो व्यक्तियों के किसी भी संगठन को समुदाय हम कहते हैं, मतलब व्यक्तियों का जो वहाँ पे संगठन बताया जा रहा है कि गाँव के बारे में, वह बेसिकली क्या कहलाता है, समुदाय कहला रहा है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे अगर मैं बात करूं आपसे तो कह रहा है कि परंतु यह ठीक नहीं है कि समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थों में भी किया गया है। केवल व्यक्तियों का ही समूह ही समुदाय नहीं है, बल्कि और भी चीज़ें कही गई कि यह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित भूभाग में लोग निवास कर रहे हैं, उसे भी समुदाय कहते हैं। और ये बात कहता है समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया कि एक निश्चित भूभाग के बारे में बात किया गया, समुदाय भी जहाँ पे विशिष्ट लोग, कुछ लोग रह रहे होंगे। और वो कहते थे कि नहीं, व्यक्तियों का जो समूह होगा वो समुदाय नहीं होगा, ये समाजशास्त्र वाले मानते थे, ठीक है। लेकिन दोनों चीज़ें विद्वानों के द्वारा दोनों चीज़ें कही गई है कि जहाँ पर व्यक्ति, अगर जिस गांव में आप रह रहे हैं वो भी समुदाय है, जहाँ पर व्यक्तियों के द्वारा जो संगठन बनाया गया वो भी समुदाय है। और अगर मैं बात करूँ कि व्यक्तियों का वह समूह जहाँ पे क्या नाम है, एक निश्चित भूभाग है, वो भी एक प्रकार का समूह है, एक प्रकार का क्या है, समुदाय है, ठीक है। तो ये इस तरीके की परिभाषा जो है बताई गई है समुदाय के बारे में। फिर आगे अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा डीप में जानकारी रखते हैं कि समुदाय कहते किसे हैं, सिंपल शब्दों में। तो समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो कि निश्चित भौगोलिक सीमाओं में निवास करता है, यही आपका समुदाय कहलाता है। तो समुदाय बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये लैटिन भाषा के कॉम प्लस म्यू शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक साथ सेवा करना, या समुदाय का मतलब होता है एक साथ सेवा करना, ये समुदाय का अर्थ बताता है। और यही जो एक साथ सेवा करने की आप बात कर रहे हैं, तो ये व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है, वो जहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं जो निश्चित भौगोलिक सीमाएं हैं, निवास कर रहे हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं समुदाय, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समुदाय। तो विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित भी किया है, अभी हम लोग देखेंगे भी समुदाय के बारे में थोड़ा सा, है ना। अभी मैं इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। पीडीएफ शायद आप लोगों को मिला नहीं होगा, ये वाली, है ना, नहीं मिला है ना, नहीं सर, चलिए ठीक है। आगे हम बात करते हैं समुदाय का अंग्रेजी भाषा में कम्युनिटी बोला जाता है, आप सबको पता है, शब्द हिंदी का रूपांतरण है जो कि लैटिन भाषा के। कट रहा है या मेरे से ही हो रहा है सर, आवाज कट
आवाज बैक मतलब ब्रेक हो रही क्या, ब्रेक हो रही क्या आवाज? हाँ हाँ हाँ, ब्रेक हो रही है। ओके। हाँ हो रही, सही आ रही है सर, क्लियर आ रही है। मैंने आप लोगों से ये बताया कि अंग्रेजी में इसको कम्युनिटी बोला जाता है। लैटिन भाषा के कॉम प्लस म्यूस शब्द से मिलकर बना हुआ है ये। कॉम शब्द का अगर हम अर्थ निकालते हैं तो इसका मीनिंग बनता है टुगेदर यानी एक साथ, और म्यूस शब्द का अगर अर्थ निकालते हैं तो टू सर्व बनता है, जिसका मतलब होता है सेवा करना। इसका मतलब होता है सेवा करना, ठीक है। तो ये होता है कम्युनिटी का अर्थ एक प्रकार से। आगे अगर हम बात करते हैं तो समुदाय का शाब्दिक अर्थ में यही मतलब एक साथ सेवा करना। समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें उनका सामान्य जीवन व्यतीत होता रहता है, और इसी के आधार पर समुदाय जो है सीमित से भिन्न होता है। समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह को दो बातों का होना अनिवार्य बताया गया। बेसिकली और भी चीज़ें होती हैं, निश्चित भूभाग ही नहीं, सामुदायिक भावना ही नहीं, उत्तरदायित्व की भावना भी होती है, हम की भावना भी होती है, निर्भरता की भावना भी पाई जाती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर व्यक्तियों के समूह की दो बातों पर बेसिकली अनिवार्य बताया गया। एक कहा गया कि निश्चित भूभाग, दूसरा बोला गया रहने वालों के लिए सामुदायिक भावना का होना। तो ये दो चीज़ें होगी तभी वो क्या कहलाएगी, आपकी सामुदायिक भावना कहलाएगी, समुदाय कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा, आपका समुदाय कहलाएगा। तो एक साथ सेवा करना, ये प्रतिक्रिया बेसिकली समुदाय में देखा जाता है। इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं तो कुछ विद्वानों के द्वारा विभिन्न प्रकार के लोगों ने परिभाषित किया है। तो मैकाइवर एंड पेज के बारे में पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। मैकाइवर पेज क्या कहते हैं समुदाय में, कहते हैं कि समुदाय जो है एक जेल है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे कि समुदाय एक जेल है, ये स्टेटमेंट किस विद्वान ने कहा है, तो आप लोग बता देना कि मैकाइवर एंड पेज ने कहा है इसको परिभाषा को लेकर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बोगार्ट्स के द्वारा, तो ये बोगार्ट्स लिखा हुआ है। बोगार्ट्स कहते हैं कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जहाँ पे रहने वाले लोगों में हम की भावना पाई जाती है। और ये यूजीसी में प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, हो सकता है दोबारा भी मिल सके, आप लोगों को मिल जाए। तो हम की भावना जहाँ पे होती है वो क्या कहलाती है, समुदाय कहलाती है। इसे आप ध्यान रखिएगा। एक निश्चित भूभाग पर निवास जो लोग करते हैं, इसका कहने का मतलब था बोगार्ट्स का कि वहाँ पर हम की भावना पाई जाती है। जहाँ पर एक निश्चित भूभाग पर लोग निवास कर रहे हैं वहाँ पर पाई जाती है। सामाजिक दूरी का मापन किसने कहा है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये मापन के बारे में अगर हम बात करें, हाँ बोगार्ट्स ने दिया है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इन छोटी छोटी बातों को आप लोगों को समझना भी है और ध्यान भी रखना होगा। आगे अगर हम बात करते हैं डेविस के अकॉर्डिंग, तो डेविस महोदय कहते हैं कि समुदाय सबसे छोटा समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के साथी सभी पहलू, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि समुदाय एक ऐसा छोटा सा समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू क्या आ जाते हैं, उसमें समाहित होते हैं या आ जाते हैं, वह कहलाते हैं क्या, समुदाय। तो जो जितने भी क्षेत्र में या जितने भी भौगोलिक क्षेत्र में समुदाय फैला हुआ है और उसमें समस्त सामाजिक जीवन के पहलू इन्वॉल्व है, तो ये डेविस कहते हैं, ये डेविस महोदय की परिभाषा होती है, ठीक है। तो ये भी बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आगे अगर हम बात करते हैं ऑकबर्न एवं निम्काफ के बारे में, इन्होंने क्या बोला है, इनका नाम जो है बेसिकली ऑप्शन में आता है, तो इनके नाम के साथ ये परिभाषा अगर याद रहेगी तो आप आसानी से उस प्रश्न को सरल तरीके से सॉल्व कर लेंगे अगर ये केवल ऑकबर्न का ही नाम अगर याद रख ले तो किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। इनका कहना ये था कि जो एक निश्चित क्षेत्र है, जो निश्चित भूभौगोलिक सीमाएं हैं बताई जा रही हैं बोगार्ट्स के द्वारा, जहाँ पर हम की भावना पाई जा रही है, कह रहे हैं कि जीवन के संपूर्ण संगठन को ही हम उसको क्या बोलेंगे, समुदाय बोलेंगे। तो सामाजिक जीवन के जो भी संपूर्ण संगठन है वो क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है एक निश्चित क्षेत्र में। ये ऑकबर्न और निम्काफ का परिभाषा है। आगे अगर हम बात करें ग्रीन की परिभाषा में, तो व्यक्तियों का वह समूह जो जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं एक स्थानीय क्षेत्र में समुदाय होता है या समुदाय है। तो व्यक्तियों का वह समूह जो जीवन के सामान्य ढंग, मतलब सामान्य चीज़ों की बात हो रही है, एक एज अ नॉर्मली बातें हो रही हैं, तो उन चीज़ों को अगर अपनाया जा रहा है व्यक्तियों के द्वारा उस समूह में और एक स्थानीय क्षेत्र पर, तो वो भी एक प्रकार का समुदाय होगा। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें मेजर का नाम लेते हैं, तो मेजर कहते हैं कि वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है उसे समुदाय कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि समुदाय वह समाज है जो एक निश्चित भूभाग में रहता है, ये भी आप बोल सकते हो। या आप ये भी बोल सकते हो कि वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है उसे समुदाय कहते हैं। तो दोनों बात सिमिलर है, इसका मीनिंग इधर उधर कर दिया गया है बस केवल।
ठीक है। तो एक निश्चित भूभाग रहता है तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, वो समुदाय बोलते हैं। तो ये हुई परिभाषा आपका क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, बोगार्ट्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बोगार्ट्स ने समुदाय को बोला है हम की भावना, और समुदाय को एक अमूर्त अवधारणा अगर किसने दिया है तो भी नाम आता है बोगार्ट्स का। अगर प्रश्न पूछ ले कि समुदाय एक मूर्त रूप में है, समुदाय एक मूर्त रूप में है, तब आप क्या नाम लगाएंगे, बोगार्ट्स का नाम लगाएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए 2-3 लाइन, ठीक है। समुदाय एक मूर्त अवधारणा है, समुदाय एक साथ सेवा करना है, ये भी स्टेटमेंट अगर पूछ लेता है तो समुदाय एक साथ सेवा करने के अकॉर्डिंग तो भी आप कह देना कि ये भी बोगार्ट्स का ही स्टेटमेंट है, एक साथ सेवा करना, ठीक है। तो ये 3 बातें आप बोगार्ट्स को लेकर ध्यान में रखिएगा। मैकाइवर और पेज के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि समुदाय एक जेल है, बस इतनी बात उसके लेकर भी। और आगबन और निमकाफ के बारे में आपको पता ही हो गया कि किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जो सामाजिक जीवन है, जहाँ पे संपूर्ण संगठन को हम क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। बस सिंपल सी बात है, यही चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं समुदाय के बारे में। तो समुदाय के कुछ विशेषताओं के बारे में जिक्र कर लेते हैं हम लोग। समुदाय की विशेषता कोई बताना चाहेगा मुझे, अपने मन से जो भी चीज़ें आ रही हो समुदाय की विशेषता में आपको? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, समुदाय की विशेषता बेसिकली क्या होती है, और या तो आप उसके महत्व की बात करें, बात दोनों एक है, सिमिलर है। तो समुदाय की विशेषता, एक तो सामुदायिक भावना पाई जाती है, तो आपको क्लियर हो गया। दूसरी अगर बात करें, हम की भावना पाई जाती है समुदाय में, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ पर हम की भावना भी पाई जाती है, जिसमें हम कहते हैं कि समुदाय में जो सामुदायिक भावना पाई जा रही है एक भूभाग में या एक भूभाग से संबंधित है, जो बहुत से कुछ सामान एक आवश्यकता वाले या अनुभव रखने वाले, या हम ये कह ले कि उत्सव में भाग लेने वाले, या कह ले कि एक से जीवन मूल्यों के समृद्ध होने वाले, इन सभी चीज़ों को जो चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही है, वो एकता की भावना को बताने की कोशिश की जा रही है, अपनेपन की भावना को बताने की कोशिश की जा रही है। वही बेसिकली क्या है, हम की भावना है। तो ये भी आपकी एक ही विशेषता हो जाएगी। आत्मनिर्भरता की भी भावना पाई जाती है, और आप सब भली भांति तरीके से जानते होंगे कि प्राचीन काल में आत्मनिर्भरता जो है समुदाय का एक आवश्यक तत्व माना जाता था। तो एक समुदाय में निवास करने वालों को जो समस्त आवश्यकताएं थी, उनकी आवश्यकताओं की पूरी की जाती थी या आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। लेकिन आज के इस युग में ऐसा नहीं हो रहा है। तो आज समुदाय पूर्ण रूप से पराश्रित हो चुका है। तो आत्मनिर्भरता का जो समुदाय के बारे में बात अगर कर रहा हूँ मैं, तो ये प्राचीन काल में बेसिकली बहुत ही फेमस था, तो आज भी पाया जाता है एक प्रकार की इसकी विशेषता, ठीक है। तो समुदाय में मैंने अभी 3 विशेषताओं के बारे में बात किया है आप लोगों से। एक पाया जाता है आपका सामुदायिक भावना, दूसरा पाया जाता है हम की भावना, तीसरा पाया जाता है आत्मनिर्भरता की भावना। तो ये 3 बातें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखिए, कोई ज्वाइन हो रहे हैं, शायद मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, एक नेक्स्ट पॉइंट पर बात करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अनिवार्य सदस्यता की बात हो रही है। अनिवार्य सदस्यता का मतलब क्या होता है, ये भी एक प्रकार की, अगर मैं बात करूँ तो ये भी समुदाय की एक प्रकार से क्या है, उसकी विशेषता है। कोई बताना चाहेगा क्या है अनिवार्य सदस्यता? मतलब सदस्यता तो आपको शब्दों से ही पता चल रहा होगा कि अगर सदस्य ही नहीं रहेगा तो फिर समुदाय कैसा होगा, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि समुदाय में व्यक्तियों का जो समूह होगा वो तो जरूरी है, कंपलसरी है कि समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है। व्यक्तियों के बिना समुदाय का निर्माण नहीं हो सकता है, ये इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे। और अनिवार्य सदस्यता उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह जो होता है व्यक्ति के इच्छाओं पर भी निर्भर करता है। व्यक्ति जन्म से ही समुदाय का सदस्य बन जाता है, जिससे उसका जन्म हुआ है, ठीक है, जिसमें उसका जन्म हुआ है। सामान्य जीवन के कारण समुदाय से अलग रहकर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इसीलिए समुदाय में अनिवार्य सदस्यता का रहना कंपलसरी होता है। तो ये भी एक प्रकार के आप समझ सकते हैं कि इसके महत्व या उसकी विशेषताओं के बारे में। अस्थायित्व भी एक प्रकार का क्या है, समुदाय की विशेषता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो मैं पॉइंट में हेडिंग लिखा हूँ ना, ये प्रश्न बनते हैं, ये सारे के सारे प्रश्न बनते हैं। यूजीसी वाले भाई खास कर ध्यान दें, 5 दिसंबर का एग्जाम है आप सबका, इसका खास कर ध्यान दें। अस्थायित्व का मतलब ये हुआ कि समुदाय एक अस्थायी संगठन है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक बार जब वो बन जाने के बाद वो असाधारण घटनाएं जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान आदि जैसे जो चीज़ें होती है, जब वो आपदाएं आती हैं तो उससे क्या होता है, पूर्णतः नष्ट हो जाने की भी प्रतिक्रिया संचालित हो जाती है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इसकी अवधि जो है व्यक्ति के जीवन से लंबी होती है, और व्यक्ति समुदाय में पैदा होता है तथा चले जाता है।
लेकिन इसके बावजूद भी समुदाय का अस्तित्व बना रहता है। इसी कारण यह अस्थाई संस्था है। तो अगर प्रश्न बने कि अस्थाई संस्था है कि नहीं, तो समुदाय एक अस्थाई संस्था है। एक बार बन जाने के बाद अगर हम बात करें तो किन्हीं असाधारण घटनाएं, जैसे असाधारण घटना कोई घट जाए, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि, जिसमें कि वह पूर्णतः नष्ट ना हो जाए, को छोड़कर समुदाय साधारणता बना रहता है, तब भी वो समुदाय बना ही रहेगा। ठीक है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेगा। अस्थायित्व का मतलब ये ऑप्शन में मिल सकता है आप लोगों को। एक बात करते हैं विशिष्ट नाम। तो समुदाय का एक नाम होता है, आपको अच्छी तरीके से पता भी होगा कि समुदाय कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, और इसका नाम जो है, नाम के कारण ही समुदाय की एकता का जन्म होता है। तो समुदाय का नाम ही व्यक्तियों के अपनेपन की भावना को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, इसलिए इसका विशिष्ट नाम भी होता है। आगे अगर हम बात करें सामान्य नियम के बारे में भी, तो सामान्य नियम क्या है? समुदाय की प्रमुख विशेषता यह है कि समुदाय के समस्त सदस्यों के व्यवहार सामान्य नियम द्वारा या सामान्य नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब सभी व्यक्ति सामान्य नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं, तब उनके समानता की भावना का विकास होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सामान्य नियम भी बोलते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि समुदाय में जो इसकी विशेषता है वो भी एक प्रकार की सामान्य नियम भी होता है। ठीक है, तो ये सभी की सभी बातें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो सामान्य जीवन भी पाया जाता है समुदाय में। सामान्य जीवन क्या है? प्रत्येक समस्त जो है सप्ताह में रहने वाले सदस्यों का रहन सहन, भोजन का ढंग व धर्म सभी काफ़ी सीमा तक सामान्य होता है। समुदाय का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं होता है, और समुदाय का सदस्य अपना सामान्य जीवन समुदाय में ही व्यतीत करता है, इसलिए सामान्य जीवन हम इसको बोल सकते हैं समुदाय को में भी। ठीक है, तो ये भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि समुदाय के निम्न में से विशेषता बताइए। तो ये सारी चीज़ें जो मैं हेडिंग में बता रहा हूँ, इसको आप खास कर ध्यान रखेंगे, सारी की सारी हेडिंग जो कि काम आने वाली है। अगर हम बात करते हैं पॉइंट 9 के बारे में, तो व्यक्तियों का समूह भी होता है। अब ये क्या होता है? ये व्यक्तियों का समूह, मैंने अभी आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया था एक बात कि भाई समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है, जहाँ पर व्यक्तियों के बिना समुदाय का निर्माण ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए व्यक्तियों का समूह तो होना तो जरूरी ही है। तो इसलिए आपका ये भी पॉइंट सही माना जाएगा। आगे अगर हम बात करें, समुदाय मूर्त होता है ना। तो समुदाय क्या होता है? मूर्त। मूर्त का मतलब आप लोगों को भली भांति तरीके से पता होगा कि जो चीज़ें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको मूर्त बोलते हैं हम लोग। तो समुदाय एक, अगर हम बात करें तो एक विशेषता है इसकी मूर्तता का, क्योंकि यह जो है जन समूह और यह संकेत करता है जिसमें अवलोकन निरीक्षण किया जा सकता है। तो यही कारण है कि ये बताया गया कि समुदाय जो है मूर्त रूप में है। जैसे आप देखिए जरा यहाँ पर कि इसमें बताया जा रहा है कि जिसमें हम बातें कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, वह मूर्त कहलाता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर बताया गया है कि समुदाय, आपको पता होगा कि समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है और उसके बारे में हम बात भी कर सकते हैं ना, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वह एक प्रकार का आपका क्या कहलाता है? मूर्त समुदाय कहलाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा है, मूर्त भी आप कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम मूर्त भी रखेंगे। लेकिन समुदाय अमूर्त नहीं है। आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझिए, अमूर्त क्या है। लेकिन अमूर्त के बारे में समुदाय अगर आता है कि अमूर्त नहीं है, तो ये अमूर्त नहीं है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। समुदाय जो है मूर्त है, ना कि अमूर्त है। अमूर्त का मतलब क्या होता है, मैंने ये स्लाइड इसलिए डाला है आप लोगों के लिए, समझ लीजिए। तो जिसमें हम ना बातें कर सकते हैं और ना ही उसे देख सकते हैं, वह आपका अमूर्त कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको कल बताया था भारतीय समाज में कि समाज की क्या भूमिका है, क्या विशेषता है। तो वो मैंने बताया था आप लोगों कि समाज क्या है, वो अमूर्त है, और एक समाज क्या है, वो मूर्त है। मैंने कल पढ़ाया था। तो समाज को हम ना देख सकते हैं और ना हम छू सकते हैं और ना ही हम बात कर सकते हैं, इसलिए यह अमूर्त होता है समाज। लेकिन अगर प्रश्न में आता है एक समाज, तो एक समाज आपका मूर्त बन जाएगा। इस बात का आप खासकर ध्यान रखिएगा, मैंने कल आप लोगों को अच्छे से बताया था। ये रही समुदाय की कुछ विशेषताओं के बारे में, जैसे कि एक मूर्तता है, एक अस्थायित्व है, एक समानता का क्षेत्र है, एक विशिष्ट नाम है, नियम का सामान्य व्यवस्था भी होता है इसी में, व्यापक क्षेत्र में ये बेसिकली सामान्य जीवन व्यतीत करता है, और उसके बाद मैंने बताया सामुदायिक भावना पाई जाती है, आत्मनिर्भरता पाई जाती है, और एक निश्चित भूभाग पाया जाता है, और व्यक्तियों का जो है एक समूह पाया जाता है। तो ये सभी के सभी जो मैंने बताए हैं आप लोगों को, ये आपके क्या कहलाते हैं? समुदाय की विशेषता कहलाते हैं। समुदाय और समाज में अंतर की बात कर रहा है, तो पहले हम समुदाय के बारे में जानेंगे, फिर हम समाज के बारे में जानेंगे। तो समुदाय देखिए,
समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है, आप ये भी बोलते तो भी मैं कह देता सही है। अगर आपसे मैं पूछ रहा था समुदाय क्या है, अगर आप ये कह देते कि व्यक्तियों का समूह होने का कारण समुदाय मूर्त है, तो मैं भी इसको सही मान लेता। तो ये भी आपका समुदाय हो जाएगा। समुदाय के लिए सामुदायिक भावना अत्यंत आवश्यक है। समुदाय में जो है सहयोगी सामाजिक संबंधों पर विशेष जोर दिया जाता है। समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है। समुदाय समाज का एक भाग है और एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं रह सकते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा। समुदाय समाज का एक भाग है और एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं रह सकता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लोग रहते हैं, समाज थोड़ी ना रहता है। समाज तो भाई आपका अमूर्त है ना। समाज क्या है? समाज अमूर्त है, तो इसलिए समुदाय के ये बेसिकली पार्ट नहीं होगा। ठीक है, इस बात का आप खासकर ध्यान रखिएगा। समाज क्या होता है? समाज के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखें समाज क्या बोल रहा है, कह रहा है आपसे कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। और ये परिभाषा किसने बोला है कि सामाजिक संबंधों का जाल है? मैकाइवर पेज। हाँ, तो आपको ये बात तो रट्टा लग गई होगी आपको, यानी एक प्रकार से आपको तो ये लाइफ टाइम के लिए याद हो गया होगा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको मैकाइवर पेज को लगाना। अगर हम बात करते हैं सामाजिक संबंधों के जाल होने के कारण समाज क्या हो गया? फिर अमूर्त हो गया। अब एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए अगर दिमाग पे आप प्रेशर डालें या इसको समझने की कोशिश करें तो आप ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि जाहिर सी बात है, जब सामाजिक संबंधों का जाल है तो वो अमूर्त हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कह दिया कि समाज क्या है? अमूर्त है ना। और समाज जो है समुदाय में पार्ट नहीं है। समुदाय में लोगों का पार्ट है, व्यक्तियों का समूह का पार्ट है। ठीक है, समाज का पार्ट नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि समाज के लिए सामुदायिक भावना आवश्यक नहीं है। समाज में सहयोगी दोनों प्रकार के, एक प्रकार से समाज में सहयोगी और सहसहयोगी, मतलब ये सहसहयोगी होगा, सहयोगी दोनों तरफ लिख दिया गया है। और दोनों प्रकार के सामाजिक संबंध जो है पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी समाज का अपना कोई नाम नहीं होता है। समाज जो है व्यापक होता है। समाज में कोई समुदाय होता है। देखो अब ये कह सकते थे हम लोग कि समाज में समुदाय होता है, ना कि समुदाय में समाज होता है ना। अगर हम बात करें समाज की प्रकृति समग्रता और संपूर्णता होती है, ये बात ठीक है। समाज की नेचर की बात करें तो समग्रता के रूप में होती है, संपूर्णता के रूप में होती है। विभिन्न भागों में इसको बांट नहीं जा सकता है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अब ये मत सोचना कि अगर इसका समाज में अगर समुदाय का पार्ट है तो हम इसके विभिन्न भागों में बांट सकते हैं कि भाई ये समुदाय ये रहा, फलाने समुदाय ये रहा। ये चीज़ें नहीं बताने की कोशिश की जा रही। यहाँ पे समग्रता की बात हो रही, संपूर्णता की बात किया जा रहा है, जिसमें वो यूनिक है, एक है वो समाज समग्रता का मतलब एक है, संपूर्णता का मतलब एक है, टोटली बात किया जा रहा है, उसके भागों के बारे में डिवाइड नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए इसे आप खासकर ध्यान रखेंगे समाज के बारे में। आगे अगर हम बात करें तो समुदाय के दो प्रकार होते हैं। एमपीपीएससी का सिलेबस देखें तो उसमें दो टाइप के बारे में चर्चा भी किया गया है। आप लोगों को पता होगा, एक ग्रामीण समुदाय होता है, एक कौन सा समुदाय होता है? शहरी समुदाय होता है ना। आप लोग भली भांति तरीके से जानते होंगे। ग्रामीण समुदाय के बारे में मुझे कोई बताना चाहेगा? ग्रामीण समुदाय कहते किसे हैं? सिंपल शब्दों में, समुदाय जिनका जीवन यापन ग्रामीण में रहते हैं और उनका पूरा दिनचर्या वही गांव में, जिनकी दैनिक और आर्थिक और सामाजिक अच्छा करते हैं और जॉइंट फैमिली होती है। अच्छा, चलो ठीक है। यहाँ की स्थिति निम्न होती है। वेरी गुड। यहाँ पे जैसे आपने बताया कि जॉइंट फैमिली होती है, आपने बताया कि कृषि भी शायद बताया, तो ये सभी के सभी जो है एक प्रकार से ग्रामीण समुदाय का पार्ट होता है। लेकिन मैंने आप लोगों से अब ग्रामीण समुदाय के बजाय मैं आप लोगों से नगरीय समुदाय के बारे में सबसे पहले जानूंगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा ग्रामीण समुदाय के बारे में। तो पहले नगरीय समुदाय के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो नगरीय शब्द का मतलब नगर से बना है, जिसका अर्थ होता है नगरों से संबंधित। वैसे शहरी समुदाय का एक सूत्र में बांधना अत्यंत कठिन हो जाता है, और हम जो है नगरीय समुदाय में देखते हैं कि वहाँ के विचारों से पूर्ण अवगत हैं, लेकिन उन्हें परिभाषित करना हमें आसान नहीं होता है, क्योंकि आप भलीभांति तरीके से जानते हैं। जितने लोग शहर में होंगे वो भलीभांति तरीके से इस पैराग्राफ को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, है ना, कि हर एक व्यक्ति के विचारों को या भावनाओं को समझना आसान नहीं होता है। और कोई भी सोशल वर्कर के लिए, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए परिभाषित करना नगरीय समुदाय के लिए ये कठिन बन जाता है। ये बात से आप सभी लोग सहमत भी होंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ विद्वानों ने नगरीय समुदाय की परिभाषित करते हुए कुछ बताया भी है। जैसे अगर मैं बात करूँ शहरी समुदाय के बारे में, तो मैकाइवर एंड पेज ने कहा है कि नगर एवं
ग्रामीण ग्रामीण एवं नगर समुदाय के विषय में बताया है कि इन दोनों के मध्य कोई ऐसी सुस्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है जो यह निश्चित कर सके कि नगर का एक अमुक बिंदु है, एक मूल बिंदु है, परंतु पर अंत तक यह देहात का अमुक बिंदु है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, याद करने का तरीका बताऊंगा। जब आपसे कभी पूछा जाए कि नगर का अमुक बिंदु पर अंत होता है, मतलब इसका समाप्त होना अमुक बिंदु पर, और देहात अमुक बिंदु से मतलब मूल बिंदु पर प्रारंभ होना, देहात का मतलब होता है ग्रामीण। तो इन्होंने ग्रामीण और नगर समुदाय को बारे में, दोनों लोगों के बारे में स्पष्ट विभाजन रेखा के माध्यम से बताया कि भाई अमुक बिंदु से बताया एक प्रकार से कि सबसे पहले अगर कोई प्रारंभ हुआ है तो वो ग्रामीण, और ग्रामीण से ही बना है शहर। इनका कहने का स्टेटमेंट ये था मैकाइवर पेज का। तो जब कभी आपसे पूछे अमुक बिंदु, तो ये कि यूनिक नाम लग रहा है अमुक, अमुक मुक का मतलब होता है मैकाइवर, आप मैकाइवर का नाम लगा के चले आना। तो अमुक बिंदु अंत बोलेगा, अमुक बिंदु प्रारंभ बोलेगा, तो मैकाइवर एंड पेज को लगा के चले आना आप सभी लोग। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विल्कॉक्स जो है, विल्कॉक्स का नाम से, ये भी एक विद्वान है। इन्होंने कहा कि नगरों के अंतर्गत उस समस्त क्षेत्रों को लिया जा सकता है जिसमें जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील 1000 से अधिक हो, जहां वास्तव में कोई कृषि ना हो। तो कहने का तात्पर्य ये था, एक इन्होंने जनसंख्या का घनत्व बताया और वहां पर बताया कि प्रति वर्ग मील 1000 में हो, एक प्रकार से विल्सन ने। और उसने कहा कि कृषि वहाँ पर ना हो तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी सोच लेते कि वो शहर ही हो जाएगा। तो ये विल्सन की एक प्रकार की परिभाषा है। सोमबार्ट की अगर परिभाषा के बारे में बात करें तो नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक दूसरे को नहीं पहचानते। तो नगर वह स्थान है, इतना बड़ा स्थान है जिसमें हर एक व्यक्ति अपने आप में ही, अगर आज के समय में बात भी किया जाए तो लोग अपने कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, दूसरे से क्या पहचान बनाना, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है सोबार्ट के द्वारा कि जो नगर है वो बड़ा है और उसमें हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, बिजी रहता है, व्यस्त रहता है और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता है, वह कहलाता है नगर आपका। ये सोमार्ट की परिभाषा थी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो ये परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं से आपको क्लियर हो गया होगा कि किसको बोला जाता है नगर समुदाय। आगे हम बात करते हैं नगर समुदाय की कुछ विशेषताओं से लेकर, ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होंगी। तो जैसे सामाजिक पक्ष हो जाएगा आपका, शहरी क्षेत्र के अगर हम बात करें तो परिवार हो जाएंगे, शहरी क्षेत्र के परिवार की बात करें, या आर्थिक पहलू के बारे में बात करें, संबंधों में अगर हम औपचारिकता के बारे में बात करें, या अवसर की अधिकता के बारे में बात करें, जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें, आवास की समस्या के बारे में बात करें, वर्ग अतिवाद के बारे में बात करें, जाति और वर्ग के बारे में बात करें, तो ये कहीं ना कहीं शहरी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, सभी के सभी पॉइंट, है ना। तो ये विशेषताएं के रूप में अभी आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और मैंने यहाँ पर सबसे पहले ही लिया है जनसंख्या अधिक घनत्व है। क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं, अगर आपसे कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि शहरी समुदाय निम्नलिखित में से रिप्रेजेंट कर रहा है या प्रस्तुत कर रहा है और ऑप्शन में लिखा रहे कि जनसंख्या जो है अधिक घनत्व होता है, तो क्या आप लोग इसे सही मानेंगे, बताइए। जी सर। हाँ, शहरी समुदाय, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो शहरी समुदाय आपने बताया मुझे, ये शहरी समुदाय बेसिकली क्या है, इसको आपको मानना पड़ेगा और यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यही सही जवाब हो जाएगा कि जहाँ पे जनसंख्या का अधिक घनत्व पाया जा रहा है, ठीक है। तो रोजगार की तलाश में गांव से शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जो होते हैं वो शहर की तरफ आते हैं और जनसंख्या वृद्धि के कारण समाज जो होता है वो सीमित जमीन में लोगों को जीवन निर्वाह करना कठिन हो जाता है ऐसी कंडीशन पे। तो यह एक प्रकार से हो सकता है जनसंख्या का घनत्व, है ना, समुदाय, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना है। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। और दूसरी पॉइंट आपके सामने ये आया कि विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, शहरी समुदाय में? हाँ सर। भाई देखो, शहर में क्या होता है कि आप सभी लोगों को पता होगा अच्छी तरीके से, आप भली भांति तरीके से रूबरू होंगे, आप सभी लोगों को जानकारी भी होगी कि विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं, शहर में रहते हैं अपने रोजगार के लिए, तो उनकी अलग अलग संस्कृति भी पाई जाती है ना। तो किसी की कोई संस्कृति पाई जाएगी, किसी कोई संस्कृति पाई जाएगी, है ना। अभी जैसे देखिए दिल्ली में जो है छठ पूजा था,
तो अब ऐसा तो है कि नहीं कि सभी लोग छठ पूजा को मनाते हैं, है ना। तो जो बिहार के रहने वाले लोग थे वही दिल्ली में छठ पूजा को मनाए हैं, बाकी दिल्ली के निवासी थोड़ी ना मनाए हैं। आप इस बात से सहमत है? तो इसलिए आप ये भी बोल सकते हो कि विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र माना जाता है उसको, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ रहती है शहर में, ठीक है। तो नगर कोई, अगर हम बात करें, कोई नगर किसी एक विशेष संस्कृति का जन समुदाय के लिए अनारक्षित नहीं होता है, इसलिए देश के विभिन्न गाँवों से लोग नगर में रहते हैं और वहीं बस जाते हैं। तो ये लोग अपने विभिन्न रीति रिवाज और विश्वास करते हैं और वो उन्हें मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब। तो विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र भी माना जाएगा, ऑप्शन को आप टिक मार देना अगर ऐसे प्रश्न आता है तो। अब हम बात करेंगे औपचारिक संबंध के बारे में। तो औपचारिक संबंध क्या होता है कि नगरीय समुदाय में औपचारिक संबंध जो है बहुलता होता है। बहुलता का मतलब होता है एक प्रकार से अधिकता पाई जाना। देखा जाता है कि समुदाय में व्यस्त जीवन जो है उसकी व्यक्तिगत निर्भरता के कारण उसका आपसी संबंध जो है औपचारिक होता है और उसके पारस्परिक संबंधों का कानून से नियमन होता है, और यह नगरीय समुदाय में सदस्यों के संबंधों में घनिष्ठता नहीं पाई जाती है और यह औपचारिक होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इसमें अगर हम बात कर रहे हैं नगर में, तो जो नगर में समुदाय है वहाँ पे सदस्यों का संबंध घनिष्ठ नहीं पाया जाता है, परंतु अगर पाया जाता है तो वो कहाँ पाया जाता है, वो ग्रामीण में पाया जाता है, शहर में नहीं पाया जाता है। रीज़न ये बता दिया गया कि सदस्यता में हर एक व्यक्ति जो होता है वो व्यस्त रहता है अपने कार्यों में, अपने काम को लेकर, और निर्भरता का यही जो व्यस्तता की बात बताने की कोशिश की जा रही है कि व्यक्तिगत निर्भरता बताने की कोशिश की जा रही है, समुदाय निर्भरता नहीं बताने की कोशिश की जा रही है, व्यक्तिगत निर्भरता बताने की कोशिश की जा रही है। यही रीज़न है कि आपसी संबंध जो है औपचारिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा वो भी फिर आपका औपचारिक संबंध जो दिया रहेगा ऑप्शन में वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा शहरी समुदाय को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अंधविश्वास की कमी होती है, तो भली भांति तरीके से पता है आप सभी लोगों को, आप लोग अच्छे तरीके से जानते भी होंगे कि हर एक समाज में जो है, शहर में हर एक राज्य से लोग जब आते हैं तो उनके अलग अलग संस्कृति होती है। वो बेसिकली क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो सामाजिक पक्षों को लेकर भी बात करते हैं, वर्ग अतिवाद के बारे में भी बात करते हैं, तो अंधविश्वासों में भी वो लोग कमी रखते हैं। तो कमी का मतलब अंधविश्वास नहीं मानते हैं, बहुत कम पूजा पाठ वगैरह चीज़ों पर मानते हैं, कुछ जगह पर जो है मानते हैं, कुछ जगह पे लोग नहीं मानते। तो इसलिए अंधविश्वासों की भी कमी होती है नगरीय समुदाय में। तो नगरीय समुदाय में विकास का साधन जो है एवं सुविधाओं का उपलब्धता, साथ साथ यहाँ शिक्षा और सामाजिक का बोध का मतलब होता है समझ, ग्रामीण समुदाय में अधिक पाया जाता है। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो शिक्षा और सामाजिक का बोध की बात हो रही है, सामाजिक समझ की जो बात हो रही है, वो ग्रामीण समुदाय में अधिक पाया जाता है। अतः इसलिए कह सकते हैं कि अंधविश्वास वहाँ पर चीज़ें है, लेकिन अंधविश्वास यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है लोग जागरूक ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, है ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि शहर में अंधविश्वासों की कमी पाई जाती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे अगर हम बात करते हैं आवास की समस्या, और आप सभी को पता होगा कि जब अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट करता है आवास की समस्या को लेकर, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा कि आज विभिन्न कार्यकारी आवासीय योजना के बावजूद भी बड़े बड़े नगरों में आवास की समस्या अति गंभीर होती जा रही है। अनेक गरीब और कमज़ोर जो लोग हैं अपनी रातें सड़क के किनारे, बस के अड्डे और रेलवे स्टेशन पर व्यतीत कर रहे हैं। तो यह एक प्रकार का रिप्रेजेंट कर देता है आवास की समस्या को, ठीक है। कोई अगर बताऊँ तो कारखानों में ही रह जाते हैं, फैक्ट्रियों में ही रह जाते हैं श्रमिक वगैरह लोग, जो कि झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिक्रिया बेसिकली जो बताने की कोशिश की जा रही है, आवास की समस्या को बताने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो वर्ग अतिवाद पाया जाता है, मैंने अभी आपको बताया भी था। जैसे नगरीय समुदाय में अमीर जो है, अमीरों में अमीर और गरीबों में गरीब वर्ग के लोग पाए जाते हैं, अर्थात या भव्य कोठियों में रहने वाले, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले, तथा दूसरे तरफ मकानों का अभाव, जो गरीब और कमज़ोर लोग जो होते हैं वो सड़क के पटरियों पर सोने लगते हैं, अब भरपेट भोजन उनको नसीब भी नहीं होता है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिल जाती है। ऐसा हम देखते हैं कहाँ पर, हम देखते हैं शहर में। अगर गांव में अगर ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो वो जो पड़ोसी होता है या गांव के जो लोग होते हैं वो भी उसे भोजन प्रोवाइड कर देते हैं, रहने के लिए भी उसके लिए जगह भी बना देते हैं, वो रह भी सकता है ना। गांव में ऐसा होता है। लेकिन वर्ग अतिवाद जहाँ पे आता है बेसिकली वो होता है आपका शहर में। तो ये भी आपका ऑप्शन हमेशा सत्य माना जाएगा। वर्ग अतिवाद ध्यान रखना आप सभी लोग, ये हमेशा शहरी समुदाय में आएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग इस बात का खासकर।
आगे अगर हम बात करें तो श्रम विभाजन की बात करते हैं। श्रम विभाजन जो होता है वो भी अगर पाया जाता है तो शहरी। अच्छा, श्रम विभाजन का अगर हम बात करते हैं सिद्धांत के बारे में, तो ये किस विद्वान ने दिया है, कोई मुझे बताएगा? श्रम विभाजन दुर्खिम, इस्माइल दुर्खिम। नगरीय समुदाय में अनेक व्यवसाय वाले जो लोग होते हैं वो श्रम विभाजन के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे ग्रामीण समुदाय में अधिकाधिक लोगों का जीवन कृषि और उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर होता है। तो ये ग्रामीण समुदाय को होता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें नगरीय समुदाय के बारे में, तो व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, अध्ययन आदि पर लोगों का जीवन निर्भर होता है। तो कारण ये है कि श्रम विभाजन है, लोगों का डिवाइड कर दिया गया है कि भाई आप व्यवसाय के लेवल पर हैं, आप जॉब के लेवल पर हैं, आप या स्टडी वाले लेवल पर हैं। अब विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि हैं, उन सभी क्रियाविधियों को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो यह प्रकार का जो श्रम विभाजन पा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है किसको? शहरी समुदाय को। एकाकी परिवार का अगर हम महत्व की बात करें तो एकाकी परिवार कहाँ पर पाया जाता है? आपको अच्छे तरीके से पता होगा एकाकी परिवार, बताइए। एकाकी परिवार शहरों में, वेरी गुड। एकाकी परिवार किसे कहते हैं? एकाकी परिवार से कहते हैं जो हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। जैसे अभी इन्होंने बताया कि एकाकी परिवार को लेकर, जिसको हम कहते हैं एकाकी परिवार की जब भी कभी बात हो तो आप समझना कि वह परिवार जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे होते हैं वो एकल परिवार कहलाता है, या तो उसे एकाकी परिवार भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी एग्जाम में बनते हैं, या तो आपसे कहेगा कि एकाकी परिवार में पति पत्नी एवं उसके अविवाहित बच्चे एक साथ मिलकर रहते हैं, वो भी आपका एकाकी परिवार ही होगा। प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं यूजीसी में। अगर हम बात करें एकाकी परिवार की स्थापना का आधार क्या होता है, तो वो व्यक्तिवाद होता है। वो स्थापना का आधार एकाकी परिवार क्या होता है? व्यक्तिवाद होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ संयुक्त परिवार की, तो वो समिष्टवादी होता है। और एकाकी संयुक्त परिवार में जो होता है वो 3 या 3 से अधिक पीढ़ी, ध्यान रखिएगा, 3 या 3 से अधिक पीढ़ी जो है स्त्री पुरुष अपने विवाहित एवं अविवाहित बच्चों सहित मिलकर रहते हैं, वो संयुक्त परिवार कहलाता है। और संयुक्त परिवार में समिष्टवादी विचारधारा है। व्यक्तिवादी की अगर बात करें तो वो एकाकी परिवार में है। अगर हम संयुक्त परिवार की बात करें तो इसमें जो कर्ता होता है या मुखिया जो होता है वो प्रधान होता है, जो परिवार का सबसे बड़े पुरुष के सदस्य के रूप में हो सकता है परिवार का संयुक्त में। लेकिन अगर हम एकाकी परिवार के बारे में बात करें तो एकाकी परिवार में प्रत्येक कार्य को उत्तरदायित्व पूर्ण रूपेण माता पिता पर ही आधारित होता है, इसलिए आप एकाकी परिवार को भी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। संयुक्त परिवार में सामाजिक गतिशीलता नाम मात्र के लिए ही हो गया है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त परिवार के जो सामाजिक गतिशीलता नाम मात्र है वो कहाँ पर है? संयुक्त परिवार में। और एकाकी परिवार में अपेक्षाकृत अधिक गतिशीलता पाई जाती है एकाकी परिवार में। तो ये भी आपको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एकाकी परिवार जो शहरी समुदाय में पाया जाता है, तो नगरीय समुदाय में उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा के फलस्वरूप संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी वाहन करना कठिनतम साबित होता है। बात तो ठीक है, सही है। और शहरी समुदाय में एकाकी परिवार जो है बहुल्य होता है, ये अच्छी से आप सभी को पता होगा भली भांति तरीके से। परिवारों में लगभग स्त्री और पुरुष की स्थिति में समानता पाई जाती है, और ये भी बात से आप सहमत होंगे। ये कहाँ पर देख रहे हैं? एकाकी परिवार में। और एकाकी परिवार में कौन सी जगह पर? शहर में देख रहे हैं। और परिवारों में नियंत्रण का अभाव का कारण पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया तीव्र होती है। अब आज के समय में आप देख रहे हैं गाँव में भी ऐसी प्रतिक्रिया हो गई है ना, विघटन होना स्टार्ट हो गया है परिवार में, है ना, संयुक्त परिवार में भी। कारण क्या है, कोई बताना चाहेगा? कारण क्या विघटन हो रहा है? कारण आवश्यकताओं की अधिकता सर। आवश्यकताओं की अधिकता, लोगों के नीड। ओके, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, समझ गए। आगे अगर हम बात करते हैं धार्मिक लगावों की कमी। कुछ लोगों का कहना है कि कारण स्त्रियां, है ना, आजकल की स्त्रियां। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे बाद में चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। धार्मिक लगावों की कमी के बारे में बात किया जाए तो शहरी जीवन में व्याप्त शिक्षा एवं भौतिकवाद उन्हें धार्मिक पूजा पाठ एवं अन्य संबंधी कर्मकांडों से दूर कर देते हैं, इसलिए यहाँ धर्म को कम महत्व दिया जाता है। तो धार्मिक लगाव कभी कभी होती है कि नहीं होती, भाई बताइए जरा। होती है, हाँ या ना? होती है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, धार्मिक लगावों की कमी होती है।
आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक गतिशीलता पाई जाना, देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा सामाजिक गतिशीलता के बारे में बात हो रही है कि शहरी जीवन में अत्यधिक गतिशीलता पाई जाती है, और जहाँ गांव में जीवन एक शांत समुद्र की तरह होता है, वहीं शहर में जीवन एक उबाल खाते पानी की तरह होता है ना। ये भी बात सही लग रही है, आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर गाँव में अगर बात करें, बड़े दादा हैं, ताऊ हैं, जो भी लोग होते हैं उनकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं और अपनी खुल की पूरी लाइफ नहीं जी पाते हैं, तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये अत्यधिक ना है, मतलब शांत टाइप का है, ऐसे में है ना, रिस्पेक्ट करते हैं लोगों का। और शहर में बेसिकली क्या है, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसा है ना, लोग अपने तरीके से पहनावा मतलब कपड़े पहन रहे हैं, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं घर पे, है ना, इस तरीके के लोग, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक लगाव के बारे में बात होता है, तो नगरीय समुदाय में बढ़ती शिक्षा, गतिशीलता, परिवर्तित सभ्यता राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को रुचि बढ़ा देती है और इनको अपने अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान होने लगता है और इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में झुकाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी बेसिकली क्या होता है, शहरों की तरफ जितने लोग हैं वो बेसिकली जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ग्रामीण के क्षेत्र में कम। लेकिन जितने भी सोशल वर्कर लोग हैं भाई, इस बार आप लोग जिस जिस राज्य के हैं ज़रूर विचार करिएगा इस बार चुनाव लड़ने के लिए, है ना, तो क्योंकि आप लोग भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो राजनीतिक लगाव भी आप रख सकते हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र से हो, ठीक है ना। तो चुनाव लड़िए तो कुछ ना कुछ तो भाई मिलेगा ही आप लोगों को लाभ, है ना। पढ़ाई लिखाई आपने किया है समाज कार्य के बारे में तो जाहिर सी बात है, तो वो बैकग्राउंड बनाइए और चुनाव लड़िए गाँव में अपने। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और ग्रामीण, ये तो आपका क्लियर हो गया शहरी समुदाय के बारे में, ये क्लियर हुआ आप लोगों को, क्लियर हो गया शहरी समुदाय के बारे में। कोई डाउट है आपको या समुदाय के बारे में तो आप मुझसे पूछ लीजिए अभी यहाँ पर, फिर मैं जो है ग्रामीण समुदाय की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। आगे एक बार पूछ लीजिए, बताइए। ठीक है सर, ग्रामीण समुदाय क्लियर हो गया है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर हुआ है तो मैं फिर अब आगे बढ़ता हूँ ग्रामीण समुदाय के बारे में। देखो ग्रामीण समुदाय का यहाँ पर एक मीनिंग बताने की कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण समुदाय होता क्या है। तो ग्रामीण समुदाय में बेसिकली बताया जा रहा है कि ऐसे भू क्षेत्र से है जहाँ लोगों का जीवन कृषि से संबंधित कार्यों पर निर्भर होता है और एक दूसरे पर प्रति लगाव होता है, नज़दीकी का संबंध होता है, हम की भावना पाई जाती है, उनका जीवन सामाजिक मूल्यों एवं संस्थाओं से प्रभावित होता है। तो ये होता है बेसिकली ग्रामीण समुदाय। मैं आपको बताऊँ एक परिभाषा के माध्यम से, जैसे आप लोगों ने अभी देखा वहाँ पे परिभाषाएं शहरी समुदाय में, तो उसी तरीके से ग्रामीण समुदाय में भी विभिन्न प्रकार के विद्यमान थे। उन्होंने परिभाषा दी, एक परिभाषा था मुखर्जी जी का। उन्होंने कहा कि गांव वह समुदाय है जहां पर सापेक्षित समानता पाई जाती है, जहां पे औपचारिकता पाई जाती है। देखो अभी मैंने आपसे बोल रहा था ना कि औपचारिकता पाई जाती है कहाँ पे, शहर में बता रहा था, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो मुखर्जी साहब थे कह रहे थे कि सापेक्षिक समानता भी पाई जाती है, औपचारिकता भी पाई जाती है, प्राथमिक समूह भी पाया जाता है, जनसंख्या का कम घनत्व भी पाया जाता है, कृषि जो है इसका मुख्य व्यवसाय है, ये बोला था इन्होंने। तो दो तीन बातें इन्होंने जोड़ते हुए बोल दिया कि ये है बेसिकली ग्रामीण समुदाय। ठीक है, बाकी आप देख लेंगे अभी आगे परिभाषा के रूप में। तो यहाँ पर देखिए एक परिभाषा आई है ग्रामीण समुदाय में मेरिल एन एलरीज की। इन्होंने कहा कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं तथा ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के ओर संगठित होता है और समान प्रकृति के हितों में भाग लेता है, तो वो बेसिकली कहलाता है ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय है क्या? ग्रामीण समुदाय का मतलब यही है कि एक छोटा सा केंद्र है और एक संगठित क्षेत्र है, एक समान प्रकृति के हितों के बारे में भाग लेते जो लोग हैं वही कहलाते हैं आपके क्या, ग्रामीण समुदाय। तो इनका कहना था ये। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट परिभाषा पे, तो एक नाम आता है N.L. सिम्स का नाम। तो इन्होंने कहा कि ये समाजशास्त्री थे, इन्होंने कहा कि ग्रामीण समुदाय शब्द ही कुछ ऐसे विस्तृत क्षेत्रों तक सीमित कर देने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है जिसमें कि सब या अधिकतर मानवीय स्वार्थों की पूर्ति होती है। तो मतलब इनका कहना था स्वार्थों की पूर्ति जहाँ पर हो रही है, जहाँ पर अधिक से अधिक लोग रह रहे हैं अपने मानवीय स्वार्थों के लिए, जहाँ पर सभी लोग अपने मानवीय स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या होता है, ग्रामीण समुदाय होता है। लेकिन अगर एक्चुअल में बात किया जाए, ग्रामीण समुदाय व्यक्तियों का वो समूह होता है जहाँ पर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और जीवन को सामान्य ढंग को अपनाते हैं। ऐसे समझ लीजिए, सामान्य ढंग को अपनाते हैं, ये है एग्जैक्ट परिभाषा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसको समझ सकते हैं कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं, वही है ग्रामीण समुदाय। ठीक है, ऐसी परिभाषा आपको ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें।
ग्रामीण समुदाय में कुछ और भी बातें कही जा रही है। यहाँ पे प्राचीन काल से ही मानव जीवन का निवास जो है ग्रामीण समुदाय ही रहा है, कुछ ज़्यादा इसमें फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ना। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर लेते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। प्रमुख कुछ विशेषताएं हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कृषि व्यवसाय। कोई मुझे बताना चाहेगा कृषि व्यवसाय क्या होता है? कोई इस पर थोड़ा सा 2 शब्द अपने से बोलना चाहेगा कृषि व्यवसाय पर? सर, कृषि व्यवसाय जो ग्रामीणी की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर होती है। चलो बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। कृषि जो है बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को एकमात्र व्यवसाय ही नहीं समझा जाता है, किंतु अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये एक प्रमुख व्यवसाय है, प्रमुख जीवन है। रेखा बोलते हैं। हाँ, प्रमुख व्यवसाय। तो कृषि करना ग्रामीण भारत का व्यवसाय ना समझकर अगर हम समझे समस्त क्रियाओं का एकमात्र कार्य संबंधित है तो वो आपका क्या है? कृषि व्यवसाय है। तो कृषि व्यवसाय जो पाई जाती है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक निकटता के बारे में, कोई मुझे बताना चाहेगा प्राकृतिक निकटता होती क्या है? प्राकृतिक निकटता ये होती है क्योंकि जो फसल है और वहाँ का जो प्रदूषण नहीं रहता है वहाँ पर। मतलब वो बेसिकली अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो कृषि जो ग्रामीण के लोग हैं, किसान के जो लोग हैं, वो लोग आधारित हैं, किस पे आधारित हो जाते हैं? वो बेस हो जाते हैं, प्रकृति पर बेस हो जाते हैं, है ना। अगर मान लीजिए भाई, हाँ, अगर बारिश होना, धूप होना, हवा चलना, ये सब नीड होती है कृषि के लिए, बहुत अति आवश्यक चीज है। तो इसलिए प्राकृतिक निकटता है वहाँ पर कृषि में पाई जाती है। ये भी आपका कथन स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ और रखना, धर्म का महत्व भी अगर होता है तो इसी में होता है। धर्म का बहुत इंपॉर्टेंस भी मानते हैं क्या नाम है, ग्रामीण के लोग धर्म वगैरह को मानते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, जातिवाद के बारे में बात करें और धर्म की अधिकता, देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया भी है कि धर्म की अधिकता भी क्या होती है यहाँ पर महत्व। जैसे भारतीय ग्रामीण समुदाय में व्यक्ति जो होता है धर्म के प्रति विश्वास रखने लगता है। भाई जैसे पुण्य का कार्य करेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर पाप करोगे तो नर्क की प्राप्ति होगी। ऐसे आप लोगों ने सुना भी होगा स्टेटमेंट, है ना। स्वर्ग नर्क की भावना व्यक्ति को पाप से दूर रखती है, धर्म परायण होते हैं। एक चीज तो हमने देखी है सर, ग्रामीणों में एक चीज की रिस्पेक्ट और एक दूसरे के लिए ट्रस्ट वर्दी बहुत होते हैं। अगर किसी बंदे ने कह दिया ना हम आपको 2 दिन बाद ये चीज दे देंगे तो बंदा दे देगा। गाँव बाजार में सर कोई किसी की जो होती है ना इमोशनल और ये मतलब किसी की ट्रस्ट बाजार में इतना वो नहीं रखते, मगर गाँव में इस चीज की बहुत ही वो एथिक्स शब्द बोलेंगे, नैतिकता बहुत, नैतिकता गाँव में बहुत ज्यादा है और आज तक है सर। ये सही सही। आगे अगर हम बात इसका फियर है सर, प्लीज, इसका फियर है गांव में। शहर में एथिक्स का कोई फियर नहीं है सर। लोग अपने आप में बिजी हैं, कामों में ही बिजी है तो कहाँ से करेंगे, है ना शहर में। हाँ, तो गांव में ऐसे नहीं, गांव में लोग एक दूसरे से मदद भी करते हैं। हम की भावना तो गांव में ही पाई जाती है ना, निर्भरता भावना, हरम की भावना, ये सारी की सारी भावनाएं जो है वहीं पर पाई जाती हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जातिवाद को लेकर, तो जातिवाद आप सबको पता होगा, जातीयता। तो ग्रामीण समुदाय में जातीयता की भावना जो होती है अत्यंत प्रबल होती है। जैसे ग्रामीण, अगर बात करें ग्रामीण सामाजिक संगठन के, तो वो बेसिकली उसके आधार जातीयता है। तो जाति के आधार पे ग्रामों में जो जातीयता पंचायत बनी होती है, जहाँ पे पंचायतों के द्वारा ग्रामीण समुदाय की स्थापना की जाती है, तो वहाँ पे जाति जनित छुआछूत, अस्पृश्यता आदि जैसे बातें जो हैं समाज में हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये शहर में नहीं मिलता है ना, ये गांव में ज़्यादा मिलता है। छुआछूत वगैरह हो गया, अगर आप निचले कास्ट के हैं तो आप नीचे बैठेंगे, आप ये काम करेंगे, आपके काम डिवाइड कर दिए गए हैं, आप निचले कास्ट के हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है जातीयता बेसिकली वहाँ देखने को हमें मिलती है गांव में। सरल एवं सादा जीवन की बात करें तो सरल और सादा जीवन आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही सिंपल शब्द भी है। आपने देखा भी होगा गाँव के लोग सरल और सादा जीवन व्यतीत भी करते थे, इसलिए आपका ये भी स्टेटमेंट सही माना जाएगा कि भारतीय ग्रामीण समुदाय में व्यक्तियों का जीवन अत्यंत सादा होता है। शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार उनके जीवन का प्रमुख तत्व होता है। ग्रामीण निवासियों में बनावट, उछल कपट की कमी नहीं देखो ग्रामीण निवासियों में अगर हम बात करें तो बनावट की बात कर रहे हैं, अगर छल कपट की बात करें तो उसमें कमी होती है। शहरों में छल कपट ज़्यादा होता है और गांव में नहीं होता है ना। तो ये अभी आपने सुना भी होगा, जैसे एक अलग नंबर से फ़ोन आता है और लोगों को कहता है भाई आपको लॉटरी ले। मेरे यहाँ खुद एक दिन फ़ोन पे ऑफ़र आ रहा था, तो उसने कहा कि भाई 3000 का ऑफ़र आया, आपने उसको किया नहीं, तो फ़ोन आया मेरे, और
और सच में ऐसा 3,000 का था भी, लेकिन ऑफर नहीं था। अगर मैं उस पर क्लिक करता, मैंने कहा कि भाई क्लिक कर रहा था, तो मैंने कहा भाई बोल कहाँ से करा, महाराष्ट्र से बोला, मुंबई से बोला। मैंने कहा भाई देखो ऐसे ऐसे तो लोग हैं, है ना। तो जो शहर में ही ये छल कपट वाली कंडीशंस बनी हुई है, गांव में ऐसा कुछ नहीं लोग ऐसे, इन लोगों का दिमाग मतलब जो है इतना फास्ट नहीं है कि दूसरे के साथ कुछ छल और कपट करें। ग्रामीण के लोग ऐसे नहीं करते, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो इसलिए वो सरल और सादा जीवन जीते हैं। संयुक्त परिवार के बारे में मैंने आपको अभी भली भांति तरीके से बता चुका हूँ, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है ना। और आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सामाजिक जीवन में समीपता पाई जाती है। अच्छा, अब देखो समीपता मतलब आप समझ रहे होंगे कि ग्रामीण समुदाय में मुख्य व्यवसाय तो कृषि ही है, तो इस कारण वश क्या होता है कि गांव में जो अन्य व्यक्ति रहते हैं, मतलब उनमें जो अगर हम बात करें एक सामाजिक जीवन में समीपता, तो एक दूसरे से क्या रखते हैं भाई, एक अपनत्व वाली भावना रखते हैं, अपनेपन की भावना रखते हैं, है कि नहीं, सामाजिक जीवन को व्यतीत करने के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मेरी बात? सामाजिक जीवन को व्यतीत करने के लिए क्या करते हैं, वो एक दूसरे से जो है अंतःक्रिया करते रहते हैं, है ना। प्राथमिक संबंध और समूह के कारण ग्रामीण जनता के सीमित क्षेत्रों में बधी रहती है, तो इसलिए उनके अंदर जो है सामाजिक अंतःक्रिया अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए सामाजिक जीवन की समीपता ज़्यादा पाई जाती है उसमें। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आ गई किसी पड़ोसी को, बगल वाले को, तो गाँव वाले क्या होते हैं, तैयार हो जाएंगे तुरंत। यहाँ तो होगा ही नहीं कोई शहर में। आगे अगर हम बात करते हैं स्त्रियों के निम्न स्थिति के बारे में, स्त्रियों की निम्न स्थिति जो कि अगर पाई जाती है, देखी जाती है, तो ये गांव में ही देखी जाती है। निम्न जीवन स्तर अगर हम बात कर रहे हैं ना वहाँ पे, जैसे अगर मैं बात करूँ लघु उद्योगों के बारे में भी अभाव जो है बेसिकली वहाँ पर पाया जाता है। निर्धनता, बेकारी का शिकार भी वहाँ पर लोग हो जाते हैं। और स्त्रियों को जो है अगर देखा जाए तो वो बेसिकली घर में ही रखते हैं, बाहर जाने नहीं देते किसी काम वगैरह से लेकर। अगर मान लीजिए उनका इंटरेस्ट है कोई जॉब वगैरह को लेकर भी, तो उनको करने से मना करते हैं गाँव के लोग। तो ये चीज़ें होती हैं, स्त्रियों को निम्न स्थिति में देखते हैं। धर्म और परंपरागत बातों से अधिक विश्वास रखते हैं, ये बात तो सही है, आपको अच्छे तरीके से पता है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाग्यवादिता एवं अशिक्षा की बहुत, देखो अशिक्षिता भी अशिक्षा काफ़ी पाई जाती है, और भाग्य पर ज़्यादा वो क्या करते हैं, भाग्य पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं ना, कि भाई कहीं भाग्य साथ देगा, ये चीज़ें दे देगा। मतलब एक प्रकार से अंधविश्वासी भी हम इसे बोल सकते हैं कि नहीं, कि जो भारतीय ग्रामीण अशिक्षित और अज्ञानी होने के कारण अंधविश्वासी और भाग्यवादी होते हैं। इसी कारण बस देवता के अधिक पूजा पाठ करते रहते हैं ये लोग, ग्रामीण के लोग, है ना। तो ये थे आप लोगों के टोटल। अच्छा, ये आपका क्लियर हो गया। आप देखो मैंने अभी आपको बताया है विभिन्न प्रकार के जो भी थे ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों से बताया कि भाई जातीयता का प्रभाव पाया जाता है, धर्म में अधिक पाया जाता है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, प्रकृति पर घनिष्ठ संबंध होता है, सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है, सामाजिक अंतःक्रिया में अधिकता पाई जाती है, भाग्यवादिता पाया जाता है, एकांतता भी पाया जाता है, और सामुदायिक स्वच्छता का अभाव। अच्छा, सामुदायिक स्वच्छता का भी अभाव पाया जाता है ना वहाँ पर, ये भी। और अपराधों में भी कमी पाई जाती है ना। और अगर हम बात करें परंपराओं में और आदर्शों का महत्व काफ़ी देते हैं, पारिवारिक भावना ज़्यादा होती है, निम्न जीवन स्तर भी होता है, संयुक्त परिवार अधिक पाया जाता है, प्राथमिक जीवन पाया जाता है, अंधविश्वासी ज़्यादा होते हैं, स्त्रियों की निम्न स्थिति भी देखी जाती है, सरल और सादा जीवन भी जीते हैं वहाँ पर, सीमित जनसंख्या भी पाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आगे हम बात करते हैं जनजातीय समुदाय के बारे में। कोई मुझे बताना चाहेगा जनजातीय समुदाय क्या होता है? कोई भी बताना चाहेगा मुझे? जनजातीय समुदाय वो है जो अपना जीव का जो जंगल में रहकर व्यतीत करते हैं। ओके। तो जनजाति और जिन्होंने पुराने जो मूल्यवासी बोलते हैं इनको, जनजाति आदि मानव आदि काल से जो निवास करते हैं। अच्छा, और भी कोई बताना चाहेगा जनजातीय समुदाय? सर जनजातीय समुदाय जनजातीय समुदाय उनको कहते हैं जो जंगलों में निवास करते हैं और विकास उनमें भी हुआ नहीं है। विकास की जो मुख्य धारा है उनसे काफी दूर है, काफी दूर है। विकास की मुख्य धारा से काफी दूर है और आदिम धर्म और धर्म पे ज्यादा बेस देते हैं ये लोग। अनेक धर्मों पर ज्यादा। चलो बहुत बढ़िया। अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट आया और वो भी कहीं ना कहीं दोनों जो भी स्टेटमेंट आ रहा था आप लोगों का वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा था जनजातीय समुदाय का। तो मैं अगर आपसे बताऊं जनजातीय समुदाय, तो जनजातीय समुदाय जो है बेसिकली ये एक विभिन्न क्षेत्रों में एक ऐसे मानव समूह निवास करते हैं जो समाज की सभ्यता और संस्कृति से अपरिचित होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है आपको, सभ्यता और संस्कृति से क्या होते हैं, वो अपरिचित होते हैं। जो सभ्य समाजों से दूर जंगल,
पहाड़, पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं, वो बेसिकली जनजातीय के अंतर्गत आ जाते हैं, जनजातीय समुदाय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो समूहों में जनजातीय या आदिम समाज या वन्य जाति या आदिवासी आदि नामों से हम लोग उससे क्या करते हैं, पुकारते हैं या उनको हम जानते हैं। तो जनजातीय समाज की जो संस्कृति है वो अन्य समाजों से भिन्न है, उनके रीति रिवाज अलग होंगे, विश्वास अलग होंगे, भाषा अलग होगी, उसके स्थान भी अलग। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, है ना, सीरियल वगैरह में भी देखा होगा, है ना। तो ये चीज़ें हमें देखने को बेसिकली मिलती है कि उनकी अलग भाषाएं होती हैं, अलग संस्कृति भी देखने को हमें मिल जाती है ना। अगर हम एक सिंपल शब्दों में परिभाषा के रूप में अगर परिभाषित करें कि जनजातीय समुदाय होता क्या है, तो एक जनजाति जो समान नाम धारण करने वाले परिवारों का संकलन है, जो समान बोली बोलती है, एक क्षेत्र से संबंधित होता है, वो एक क्षेत्र से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और भारत में जो जनजाति होती है वो पिछड़े हुए हिंदू हैं। ये बेसिकली एक बार प्रश्न पूछा गया था, नाम आपने सुना भी होगा, डॉक्टर घुरई का नाम, डॉक्टर घुरई नाम सुना, डॉक्टर घुरई। ये इनका स्टेटमेंट था ये कि भारत में जनजाति, हाँ, डॉक्टर घुरई का नाम, जो डॉक्टर ये थे, इन्होंने कहा कि भारत में जनजाति पिछड़े हुए हिंदू हैं, ये कहते थे, ये पिछड़े हुए हिंदू को बोलते थे ये, जो कि स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी समूह को जो सामान्य क्षेत्र में रहता हो, जो सामान्य भाषा बोलता हो, एक सामान्य संस्कृति हो, उसका अनुसरण कर रहा है, वो बोला जाता है बेसिकली जनजाति समुदाय। तो कुछ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पर हम बात करेंगे जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य से बाहर है। जनजातीय वास्तव में भारत की एक आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। भारत में जो है भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग भी हुआ है और उसके लिए विशेष प्रावधान भी लागू किए गए हैं। ये तो आपको भलीभांति तरीके से रूबरू होंगे, आप परिचित भी होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी हुई, आप आसानी से देख भी सकते हैं कि जनजाति जैसे बात की जा रहा है कि भारत में कुल टोटल 532 जनजातियाँ निवास करती हैं और उसकी जनसंख्या कुल जनसंख्या से लगभग 7% है। और जनजातियों का वन, अगर हम बोले वन जाति बोले या आदिवासी बोले या आदिम जाति बोले या गिरिजन, ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था DSSB का पार्ट ए वाले में गिरिजन को लेकर, है ना। तो ये बेसिकली जनजाति को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। आदि नामों से पुकारा जाता है। देखो डॉक्टर घुरई का नाम आ गया, आप लोगों ने अभी मैंने बताया भी था, इन्होंने कहा पिछड़े हिंदू भी कहा है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई भारत में जो जनजाति पिछड़ी हुई थी, इसको क्या बोला था इसने, डॉक्टर घुरई ने कहा था पिछड़े हिंदू बोला था, ठीक है। तो ये भी आप इसे ध्यान रखिएगा, इतनी चीज़ें जो है आप सब के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। वास्तव में जनजाति व्यक्तियों का एक वयस्क समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है या विचरण करता है आदि किसी पूर्वज से अपना उद्भव मानता है, जिनकी एक सामान्य संस्कृति है जो आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभाव के अपेक्षित रूप से वंचित रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। तो गिलिन एंड गिलिन के बारे में बात करूं तो स्थानीय आदिवासियों के किसी भी ऐसे समग्र को हम जनजाति कहते हैं जो सामान्य क्षेत्र में निवास करता है हो या सामान्य भाषा बोलता हो या सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। मैंने अभी आपको बता भी रहा था कि स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी समूह को जो सामान्य क्षेत्र में रह रहा हो, जो सामान्य भाषा बोल रहा हो, जो सामान्य संस्कृति का अनुसरण कर रहा हो, वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो आपका जनजाति कहलाता है। मजुमदार के बारे में यहाँ पर परिभाषा दिया गया है कि हम कहते हैं कि एक जनजाति परिवारों अथवा परिवारों के समूह का संग्रह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिस सदस्यों का एक ही भू क्षेत्र में निवास करते हैं, एक भाषा बोलते हैं और विवाह वृत्ति मतलब होता है व्यवसाय या व्यवसाय भी कर लीजिए, यहाँ पे लिखा भी है कि प्रति कुछ निषेधों का पालन करते हैं तथा उसके परस्पर आदान प्रदान और दायित्व की परस्परता की एक सुनिश्चित व्यवस्था विकसित की गई है, वही आपकी कहलाती है क्या, जनजाति कहलाती। तो अलग अलग प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। आगे हम बात करते हैं और यहाँ पर देखिए उसकी विशेषताओं के बारे में, क्या क्या इसकी विशेषताएं रही हैं। तो देखिए मैं बताऊँ आपको कि विशेषताएँ, एक सामान्य भूभाग भी है, प्रत्येक जनजाति के एक नाम होते हैं, सभी जनजातियों के, देखो ये भी एक विशेषता ही है, जैसे सभी जनजाति समूह के अलग अलग नाम होता है जिसके द्वारा उसे पहचाना जाता है। सामान्य भूभाग में रहते हैं, एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, ये भी आपको पता होगा। जनजातियों का जब परिवार का एक समूह होता है
जिसमें समान लक्षण वाले परिवारों के साथ समूह में अगर हम बात करें तो कुछ परिवारों से मिलकर नातेदारी का समूह का निर्माण होता है। सामान्य भाषा बोली जाती है, शिक्षा का अभाव होता है, अंतर्विवाह ज़्यादा पाया जाता है। अंतर्विवाह किस समुदाय में पाया जाता है? तो जनजाति समुदाय में पाया जाता है ना। विस्तृत आकार पाया जाता है। देखो विस्तृत आकार का मतलब जैसे एक जनजाति कई परिवारों का संकलन होता है, जैसे वंश, समूह, गोत्र संयुक्त रूप से क्या होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसलिए विस्तृत आकार भी पाया जाता है। सामान्य निषेध पाया जाता है। परिवार जनजाति परिवारों का एक समूह होता है। तो ये सभी के सभी बेसिकली क्या थे, उसकी विशेषताएं थी। यहाँ पे टीबी नायक ने बोला था कि किसी भी समुदाय जनजाति को कहलाने के लिए हमें न्यूनतम प्रकारात्मक निर्भरता होनी चाहिए। जनजाति आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी होनी चाहिए, अर्थात अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होती है। बात ठीक है भाई। तो भौगोलिक दृष्टि से जनजाति का अन्य लोगों की पृथकता होनी चाहिए। प्रत्येक जनजाति के सदस्यों की एक ही बोली होती है। तो ये भी एक प्रकार की क्या होगी, उसकी विशेषता हो गई, है ना। और भी है यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक जनजाति के संगठित होनी चाहिए और प्रभावशील गतिशीलता पंचायत होनी चाहिए और जनजाति के सदस्यों में परिवर्तन की अभिलाषा न्यूनतम होनी चाहिए, ठीक है। रूढ़िबद्धता, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एक प्रकार की जनजाति के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, ये आपका जो है टॉपिक आज हो गया समाप्त। MPPSC का यूनिट नंबर आपका 3 का पॉइंट था यहाँ पर अगर हम बात करें, जिसमें समुदाय था, आपका ग्रामीण समुदाय था, नगरीय समुदाय था और आपका जनजातीय समुदाय था। यह टॉपिक आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। कल मैं आप लोगों को इन्हीं समुदाय से आप लोगों से प्रश्न करूंगा, सही रहेगा? ठीक है सर। फिर सामाजिक स्तरीकरण आएगा इसके बाद। हाँ, सामाजिक स्तरीकरण इसके बाद आ जाएगा। कल प्रश्न होगा जिसके बाद आपका मैं आज एक क्वेश्चन पूछ